नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिज़िकल एजुकेशन पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 6 मई 2025 को आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और जिसकी आंसर की अभी कुछ देर पहले डाल दी गई है। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सिर्फ आंसर टिक करवा के आगे नहीं बढ़ूँगा, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आपको एक पैटर्न का पता लग सके। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि अभी जुलाई के अंदर स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम होगा, वो भी आरपीएससी ही कंडक्ट करवाएगी। और बहुत सारे जैसे कि एचपीएससी का भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जो रिटन टेस्ट होगा। एग्ज़ाम तो हो चुका, और उसके बाद बहुत सारे डिटेल पे एसबी, एनवीएस, केवीएस, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो आज के टाइम पे हार्ड वर्क करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। आज के टाइम पे आपको करना होगा स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको एग्ज़ामिनर की मेंटलिटी का पता होना चाहिए, एक पैटर्न का पता लगना चाहिए कि हाँ 2025 में 2026 में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, अब आगे वाले 2026 में कैसे बनेंगे। तो वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही डिसाइड करते हैं। अब हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और मैं आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको एक सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहले खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला ग्रुप में किन देशों में फाइनल मैच खेले। सबसे पहली बात तो देखो, जो पहला खो खो विश्व कप हुआ है वो हुआ 2025 में, जनवरी 2025 में। और जो दोनों ही, चाहे वो मेंस कैटेगरी हो चाहे विमेंस कैटेगरी हो, दोनों के अंदर इंडिया की टीम विनर रही है। तो सभी ऑप्शन में देखो इंडिया तो सब में दे रखा है। और ये पूछ रहा है कि फाइनल मैच किन देशों के बीच में खेले गए। तो फाइनल मैच देखो, मेंस कैटेगरी चाहे विमेंस कैटेगरी, इंडिया और नेपाल ने खेले हैं। इंडिया और नेपाल दोनों के बीच में फाइनल मैच हुआ है और इंडिया ने दोनों फाइनल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ट्रेनिंग इंटेंसिटी। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए आपका फिज़िकल एजुकेशन का, तो आपको सबसे पहले जो फिज़िकल एजुकेशन की टर्मिनोलॉजी है उनका पता होना चाहिए। अब जहाँ पे जैसे ट्रेनिंग इंटेंसिटी आ गया, सबसे पहले इसका मतलब समझना है कि ट्रेनिंग इंटेंसिटी होता क्या है। देखो, इंटेंसिटी क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई भी अपन काम करते हैं तो उसकी एक तरह से तीव्रता होती है ये, कि काम कितनी स्पीड से किया जा रहा है। जैसे कि मान लो आप योगा कर रहे हो तो आपकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है उसके अंदर, यानी कि एनर्जी कम खर्च होती है, कैलोरीज कम बर्न होती हैं। और आप 100 मीटर की स्प्रिंट मार रहे हो तो एकदम से आप जब से 100 मीटर की स्प्रिंट जैसे ही मारोगे तो आपको क्या, 10 सेकंड तेज़ भाग के जाओगे तो आपको एकदम से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएंगी और सांस बढ़ने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, आपकी तीव्रता ज़्यादा है जब 100 मीटर की स्प्रिंट कर रहे हो आप। वहीं आप योगा कर रहे हो तो योगा में आपकी कैलोरीज उन 10 सेकंड में इतनी बर्न नहीं हो रही जितनी 100 मीटर की स्प्रिंट में बर्न हो रही हैं। तो इंटेंसिटी रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि काम करने की तीव्रता को दिखाता है, स्पीड को दिखाता है कि आप वो काम कितना जल्दी कर रहे हो। कोई भी गेम कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, अगर आप स्विमिंग में कोई भी इवेंट कर रहे हो तो आप जितनी स्पीड के साथ करोगे आपको सांस ज़्यादा भरने लग जाएगी, वो आपकी इंटेंसिटी को दिखाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, इट इज़ द डिग्री ऑफ एफर्ट ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज। ये अभ्यास के दौरान प्रयास की डिग्री है, यानी कि एफर्ट लगा रहा है बिल्कुल, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, पैरामीटर ऑफ इंटेंसिटी इन द थ्रो इज़ डिस्टेंस। देखो, जैसे थ्रो करता है कोई भी तो उसमें तीव्रता का पैरामीटर दूरी है कि नहीं है। आप कुछ फेंक रहे हो तो उसकी इंटेंसिटी कैसे पता लगेगा, आप कितना लंबा फेंक रहे हो तभी तो पता लगेगा ना भाई, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। जैसे कि आपने जेवलिन फेंका, आपने एक जेवलिन को आपने फेंका 60 मीटर पे, एक को फेंका आपने 90 मीटर पे, तो 60 मीटर वाले की इंटेंसिटी कम होगी, 90 वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये कौन सी एफर्ट की डिग्री को दिखा रहा है ना। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है,
द डिग्री ऑफ एफर्ट इज़ कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब देखो प्रयासों की डिग्री को समय के संदर्भ में मापा जाता है, बिल्कुल मापा जाता है। कि इंटेंसिटी क्या होती है कि टाइम को भी तो मैनेज करती है ना भाई। कम टाइम में अगर आप ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो तो आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आप बास्केटबॉल खड़े खड़े ड्रिबल कर रहे हो, तो मान लो उस टाइम आपकी इंटेंसिटी है 50%, आपकी हार्ट रेट लगभग 75 उस टाइम पे अगर आप खड़े खड़े ड्रिबल करते हो। और जैसे ही आप बास्केटबॉल को ड्रिबल करते हुए भाग रहे हो तो आपकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। अब उस टाइम मान लो आपकी इंटेंसिटी 60% हो गई तो आपकी हार्ट बीट भी ज़्यादा बढ़ेगी, अब 80 के आसपास पहुंच गई। तो कहने का मतलब है इंटेंसिटी दिखाता है आपकी स्पीड को। आप कोई भी काम कर रहे हो तो रेट ऑफ डूइंग वर्क दिखाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो क्वेश्चन 2 के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। और देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इंटेंसिटी के बारे में। देखो इंटेंसिटी का एक होती है लो इंटेंसिटी, एक होती है मीडियम इंटेंसिटी, एक होती है हाई इंटेंसिटी। देखो इसमें दिखा रखा है। देखो आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आप बैठ के स्ट्रेचिंग करते हो, नॉर्मल आपकी एनर्जी इतनी बर्न नहीं होती, योगा कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये क्या है, लो इंटेंसिटी है। यानी कि आप काम बहुत कम स्पीड के साथ कर रहे हो, आपको ताकत इतनी नहीं लगानी पड़ रही, तो इसमें इंटेंसिटी कम होगी। और बहुत सारे जैसे कि जॉगिंग कर रहे हो, एरोबिक्स एक्सरसाइज कर रहे हो, डांस कर रहे हो, हाइकिंग कर रहे हो, तो ये जैसे मीडियम इंटेंसिटी होती है। और जैसे हाई इंटेंसिटी मूवमेंट्स हो गए, जैसे कि फास्ट रनिंग हो गए, आप 100 मीटर की स्प्रिंट मार रहे हो, 400 की मार रहे हो, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हो, जिसे जंपिंग एक्सरसाइज के नाम पे भी जाना जाता है। जंपिंग इवेंट्स सारे होते हैं वो लगभग प्लायोमेट्रिक्स के नाम से ही जानते हैं। सर्किट ट्रेनिंग हो गया, तो ये भी क्या है, हाई इंटेंसिटी है। तो आई होप आप इंटेंसिटी का मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। फिजिकल एजुकेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड ऑप्टिमल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्किल एंड फिटनेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। देखो ये डेफिनेशन किसने दी? डेफिनेशन का सबसे मेन काम है आप बहुत सारी डेफिनेशन को एक साथ देखो और उनके जो मेन टर्म्स हैं उनके अंदर उनको पकड़ो। जैसे कि इसके अंदर देखो तो क्या है, सोशल स्किल। जहाँ पे सोशल स्किल वर्ड किसके अंदर दिख जाए तो वो लम्किन द्वारा दी गई है। ये मैंने सीधा याद कर रखा था। सोशल स्किल वर्ड, एक वर्ड को पकड़ो आप। सोशल स्किल वर्ड सामाजिक कौशल किसने अपनी डेफिनेशन में बता रखा है, तो वो लम्किन ने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 4। मूवमेंट इज डन विथ ए स्विंग इन ए रिदमिक मैनर टू इट्स मैक्सिमम इज नोन एज। देखो जो मूवमेंट कर रहा है कोई आदमी, स्विंग करता हुआ रिदमिक मूवमेंट के अंदर, तो वो कौन सा मेथड होता है? बैलिस्टिक मेथड होता है, या स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड होता है, या पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड होता है। तो स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड तो होगा नहीं, मूवमेंट इसमें स्विंग करते हुए मूवमेंट थोड़ी ना करता है। और पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी नहीं होगा, स्लो स्ट्रेचिंग भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड कौन से होते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ। बैलिस्टिक ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज ए कंपल्सरी एक्सेलरेशन ट्रेनिंग यूजेज एक्सरसाइज विच एक्सेलरेट ए फोर्स थ्रू द एंटायर रेंज ऑफ मोशन। एक तरह से बैलिस्टिक जो मेथड होता है वो होता है जैसे कि प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हो गई, आप कोई भी जंपिंग एक्सरसाइज करते हो तो वो सारे बैलिस्टिक मेथड माने जाते हैं। आप वेट के साथ जंप कर रहे हो, आप जर्क एंड स्नैच कर रहे हो वेट लिफ्टिंग में, तो ये सारे बैलिस्टिक मेथड होते हैं जिनके अंदर कहने का मतलब कि स्ट्रेंथ और प्लस स्पीड दोनों का उपयोग हो। एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज होती हैं तो बैलिस्टिक मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन वाज ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट होस्टेड? देखो ओलंपिक जो पहली बार कब पहराया गया था? सन 1920 में। ये तो हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, इनको सीधा सीधा याद करना आपको। क्वेश्चन नंबर 6।
आंसर बुक्स रिटन बाय द स्टूडेंट्स आर गिवन स्कोर बाय द एग्जामिनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो कोई भी एग्जामिनर होता है वो आपको पेपर लेता है और उसमें आपको मार्क्स देता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो सिलेक्शन का है, टेस्ट का है, इवेल्युएशन का है, या फिर मेज़रमेंट का है? तो देखो ये मेज़रमेंट का एग्जाम्पल है भाई, आप मार्क्स दे रहे हो तो ये मेज़रमेंट ही तो हुआ ना। सो राइट आंसर विल बी मेज़रमेंट। उसके बाद देखो स्पोर्ट्स के अंदर जैसे होते हैं इवेल्युएशन होता है, मेज़रमेंट होता है, और देखो मेज़रमेंट होता है ना वो हमेशा क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? देखो क्वांटिटेटिव मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज़ का मापन कर रहे हो तो एक उसका एक नंबर, न्यूमेरिक नंबर निकल के आ रहा है। जैसे कि आपको कोई डिस्टेंस नाप रहे हो, किसी ने जंपिंग इवेंट करा, लॉन्ग जंप मारा, तो उसने कितने मीटर का लॉन्ग जंप किया, तो एक तरह से क्वांटिटेटिव हो गया ये। और इवेल्युएशन होता है ये क्वालिटेटिव होता है, ये दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करता है। यानी कि दो एथलीट हैं, एक ने 50 किलो वज़न उठा लिया, एक ने 55 किलो वज़न उठा लिया, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन करेंगे ना वो होगा इवेल्युएशन। लेकिन कितना वेट उठाया उसने, तो वो होगा एक तरह से उसका मेज़रमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन NEP से आया है, जो कि सिलेबस में भी नहीं था, फिर भी ये क्वेश्चन देखो NEP के काफ़ी 4-5 क्वेश्चन आए हैं लगभग मेरे ख्याल से। NEP अब क्योंकि लागू होने वाली है तो पूछते हैं। NEP 2020 के अकॉर्डिंग देखो ये कह रहा है कि जैसे कि आपके अंडर ग्रेजुएट कोई भी प्रोग्राम है तो आपको उसमें कितने डिग्री के क्रेडिट चाहिए। मतलब आप UG कोर्स कर रहे हो, आप बैचलर्स कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको मिनिमम क्या है, कितना वो क्रेडिट स्कोर चाहिए ताकि आप को एक स्नातक की डिग्री मिल सके, UG की डिग्री मिल सके। तो इसका देखो मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने NEP 2020 के अंदर साफ साफ एक पूरी लिस्ट दे रखी है कि आपको कितना स्कोर चाहिए। तो इसमें दे रखा देखो, UG का जो सर्टिफिकेट चाहिए तो आपके लिए मिनिमम 40 क्रेडिट क्लियर करने होंगे। UG का डिप्लोमा चाहिए तो 80, और अगर आपको 3 ईयर बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी है तो 120 क्रेडिट स्कोर होना चाहिए आपका, और बैचलर इन ऑनर्स करनी है विथ रिसर्च तो 160। तो 120 अगर आप कम से कम क्रेडिट स्कोर कर लेते हो अपना 3 साल के अंदर, तो आपको UG की डिग्री प्रदान की जाएगी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला कथन बोल रहा है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक वॉज फाउंडेड इन 1891। तो देखो जो जिम्नास्टिक की इंटरनेशनल फेडरेशन की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1881 में। 1881 में, और ये दे रखा है 1891। तो पहला ऑप्शन तो सीधा सीधा ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? मेंस जिम्नास्टिक आर पार्ट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896। हाँ, तो जो मेंस का इवेंट शामिल किए गए थे, जिम्नास्टिक को शामिल किया तो 1896 में, ये सही है। और महिला को 1986 में, तो ये भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। लोहार की धोकनी के समान शीघ्रता से रेचक और पूरक प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? देखो ये योगा का क्वेश्चन है, तो इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि अपन अपने मुंह को है ना बिल्कुल ऐसे गोल, जो फूकनी होती है जिससे हवा मारते हैं, एक तरह से एक स्ट्रो के समान करके रेचक और पूरक करते हैं। देखो इसको सीधा सीधा याद रखना,
ये पूरक है। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले पू से हो गया पूरक, सांस लेना। रे से हो गया रेचक, सांस, ये तो हो गया सांस लेना, ये हो गया सांस छोड़ना। रेचक होता है और कुंभक होता है सांस को वहीं पे रोकना। तो लुआर के ये किस में होता है? ये होता है कपालभाति में। कपालभाति करते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड स्किन फोल्ड कैलिपर आर सपोज टू एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ ड्यूरिंग द स्किन फोल्ड मेजरमेंट। देखो, स्किन फोल्ड के द्वारा अपन मेजरमेंट करते हैं तो अपनी स्किन पे एक ऐसे क्लिप के जैसा एक उपकरण होता है जिसको अपनी स्किन से ऐसे, मतलब एक चिमटे के समान ऐसे स्किन को पकड़ लेते हैं, तो वो कितना प्रेशर डालता है। देखो किस लेवल, कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। तो जो स्किन फोल्ड कैलिपर है वो प्रेशर डालता है 10 ग्राम पर mm। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। देखो, अखिल भारतीय खेल परिषद की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1954 के अंदर। 1954 में बहुत सारी, जैसे कि SGFI की भी स्थापना 1954 में हुई थी, और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की भी इसी में हुई थी। SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इनमें से अपन को चेक करना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 12। टेस्ट डिटरमाइन हाउ वेल। परीक्षण क्या निर्धारित करता है कि कितना अच्छा है। मेजरमेंट डिटरमाइंड हाउ मच। देखो, मेजरमेंट का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा हो, यानी कि कोई भी नंबर्स के अंदर अपन माप सके। वजन को नापते हैं कि कितना किलोग्राम हो गया, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, कितनी हाइट है, 2 फुट, 3 फुट, 5 फुट, तो ये मेजरमेंट। तो हाउ मच यानी कि कितना या कितनी मात्रा को डिफाइन कर रही है। और इवेल्युएशन डिटरमाइंस हाउ गुड, कितना अच्छा है। मैंने इवेल्युएशन का भी अभी आपको बताया लास्ट वाले क्वेश्चन में। इवेल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे 2 एथलीट हैं, एक 100 मीटर की स्प्रिंट को 12 सेकंड में मार लेता है और एक 12.5 सेकंड में मार लेता है। तो इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे ना, कि जो आधे सेकंड का फ़र्क है, तो ये एक तरह से इवेलुएट करता है दोनों को। और टेस्ट वाला हो गया कि हाउ वेल, कितना अच्छा है। तो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2024 इन हॉकी वाज अवार्डेड। हॉकी के अंदर द्रोणाचार्य का अवार्डेड किसे दिया गया था 2024 का, जो कि मिले कब है ये अवार्ड? द्रोणाचार्य अवार्ड 2025 में मिले जनवरी के अंदर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए हैं। तो जो अवार्ड है ये किसको मिला है? श्री संदीप सांगवान को। सो राइट आंसर विल ऑप्शन 2। देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो तो जैसे मान लो अभी वो जुलाई में होने वाला है, तो हमेशा द्रोणाचार्य अवार्ड हो, अर्जुन अवार्ड हो। 2025 में एग्ज़ाम है तो 2024 वाले सारे याद रखो। मतलब रिसेंट के जो करंट में जो चल रहे हैं ना, चाहे वो द्रोणाचार्य अवार्ड हो, चाहे अर्जुन अवार्ड हो, या खेल रत्न हो, जितने भी, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले जो 2024 में खेल रत्न मिले थे वो किसको मिले थे? मनु भाकर को मिला था, और हॉकी वाले एक खिलाड़ी उनको मिला था। ऐसे टोटल 4 खिलाड़ियों को दिया गया था, तो उनको याद रखना था कि वो आने वाले एग्ज़ाम में आपके काम में आए। नेक्स्ट है वेल बींग इज़ ए वेरी वाइड टर्म बट द व्यू पॉइंट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस इट इज़ द हाइएस्ट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल वेलनेस इन विच एन इंडिविजुअल। देखो, कोई भी वेल बींग है ना, एक बहुत बड़ी टर्म है, पर इसके जैसे हेल्थ और हैप्पीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो हाईएस्ट स्टेट होती है फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल इमोशनल वेलनेस। तो इसको
किससे डिफाइन करेंगे अपन? देखिए लीव बेस्ट एंड सर्व बेस्ट, लीव बेस्ट एंड देखो सर्व बेस्ट तो आएगा ही भाई, अच्छी सेवा देना वो है, सर्व बेस्ट तो सब में। अब इनमें से अपन को एलिमिनेट करके देखेंगे। लिव बिजी तो हो ही नहीं सकता, तो इसको तो वैसे ही हटा दो। कंफर्टेबल भी नहीं हो सकता भाई, आदमी अपने कंफर्ट जोन में रहेगा तो वो देश की सेवा थोड़ी कर लेगा, इसको भी हटा दो। और लिव बेस्ट और लिव मोस्ट, अब लिव बेस्ट में क्या होता है, अच्छा जीता है, इसका मतलब देखो हिंदी में भी देख लिया अगर उस टाइम तो आप और एलिमिनेट कर सकते हो, संपूर्ण जीता है। देखो मोस्ट का मतलब तो ये सही है, क्यों? क्योंकि आदमी एक अच्छा जीवन कुछ समय के लिए जीता है, संपूर्ण का मतलब अपनी पूरी लाइफ को वो एक अच्छे से जी पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मिड डे मील स्कीम इज ऑल्सो नोन एज, मिड डे मील स्कीम है ना, वो किस नाम से जानी जाती है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। मिड डे मील नर्सरी एजुकेशन के लिए भी नहीं है, इसके लिए भी नहीं, हायर के लिए भी नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए। जैसे कि राजस्थान में जो मिड डे मील योजना चलती है GUPS वाले स्कूलों में चलती है, यानी गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जो 8th क्लास तक के स्कूल होते हैं उनके अंदर चलती है। सो राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट पाइथियन एंड इस्थेमियन गेम्स? देखो पाइथियन और इस्थेमियन गेम्स के बारे में अगर आपको सही ऑप्शन देखना, सबसे पहले एक छोटी सी इसकी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इजी है, अगर आप उसको याद कर लोगे तो इन क्वेश्चंस का झंझट आपके लिए हमेशा खत्म हो जाएगा। देखो मैंने ये बना रखी है, इसमें आपको शो कर रखी है, इसको देखना आप, ये याद कर लो, OPEN ओपन, ओड का सबसे पहला आता है। ओ का मतलब क्या हो गया, ओलंपिक गेम्स, पी का मतलब हो गया पाइथियन गेम्स और इस्थेमियन गेम्स, और लास्ट वाला एन का मतलब नीमियन गेम्स। अब ये सारे कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं? जो ओलंपिक गेम्स है वो ओलंपस पर्वत, ओ का मतलब ओलंपिक पर्वत, और जो पाइथियन गेम्स थे वो कहाँ होते थे, डेल्फी मैदान में होते थे, और जो इस्थेमियन होते थे वो कोरिंथ के मैदान में होते थे, और ये होते थे अर्गोलीज पे। तो कहने का मतलब ओपन ओडकास, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ओलंपिक गेम्स, पाइथियन गेम्स और इस्थेमियन गेम्स और नीमियन गेम्स ये कौन से मैदान पे होते हैं? तो इनका सीधा इस ट्रिक से रिलेट करो इनको, ओ से ओलंपस, डी से डेल्फी, के से कोरिंथ और ए से अर्गोलीज पे। और फिर पूछता है कि कौन से देवता के सम्मान में होते थे? तो जो ओलंपिक गेम्स होते थे भगवान जीजस में, और ये भी जीएस में होता था ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कि ये और ये सेम गॉड में होते थे। और उससे जो पाइथियन गेम्स होते थे वो आकाश के देवता के सम्मान में होते थे, और इस्थेमियन होते थे समुद्र के देवता के समान। अब पूछ ये भी सकता है एग्जाम में, ये भी पूछे, कई शायद TGT PGT लेवल के 2-3 एग्जामों में अलग अलग स्टेट में पूछा गया है ये कि जो आकाश के देवता कौन है, वो अपोलो हैं, और समुद्र के देवता पोसीडन है। ये याद रखना, आकाश के देवता को अपोलो के नाम से जाना जाता है और समुद्र के देवता को पोसीडन के नाम से जाना जाता है। और इनका स्टार्टिंग टाइम भी पूछ सकता है, ये एक UGC नेट में आया हुआ है क्वेश्चन है सीधा सीधा कि कौन से गेम कब शुरू हुए थे। तो इनको डायरेक्ट ऐसे याद कर लो आप, जैसे ऊपर से जैसे ओलंपिक गेम्स हैं, उसके बाद पाइथियन, उसके बाद इस्थेमियन और नीमियन है, तो इनके साथ साथ जैसे कि सबसे पहला हुआ था 776 में, 582, 582 और 512। ये कुछ बुक्स, ये चारों का क्रम हो गया 1, 2, 3 और 4। पर ये कुछ बुक्स में ये अलग अलग देखे, किसी में ये 582 दे रखा है, किसी में 586 दे रखा है, किसी में 573। पर ये याद करना, देखो बड़े से छोटा है हमेशा, 776, 582, 582, 512, 776, 582, 582 और 512, मतलब कि अवरोही क्रम में ये बड़े से छोटा है, डिक्रीजिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये। तो देखो अब इस क्वेश्चन को अपन चेक करते हैं सीधा सीधा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट पाइथियन और इस्थेमियन गेम्स के बारे में, इनमें से कौन सा सही है?
तो देखो पाइथियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज इन द ऑनर ऑफ गॉड पोसिडन। अब पाइथियन गेम्स होते थे वो पोसिडन के सम्मान में आयोजित थोड़ी होते थे। देखो अभी अभी नीचे बताया मैंने, इधर चेक करो, ये रहा पाइथियन गेम्स आकाश, ये डेल्फी पर्वत होते थे, किसके सम्मान में होते थे? अपोलो के सम्मान में। तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये किसके में होते थे? अपोलो के में होते थे पाइथियन गेम्स। अगर यहाँ अपोलो होता तो सही हो जाता। दूसरा है इस्तेमियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल के बाद में होते थे कि इस्तेमियन खेलों का आयोजन? बिल्कुल सही बात है। ये देखो ये चारों जो दे रखे हैं ना, ओलंपिक, पाइथियन, इस्तेमियन और इन सब के मैंने डेट इनमें दे रखा है। देखो जो नियमित खेल थे ये हर 2 साल बाद में होते थे, और इस्तेमियन जो खेलते होते थे वो हर 2 या 4 साल में एक बार होते थे। ओलंपिक खेल होते थे वो 5 दिन होते थे हर साल अगस्त के महीने में। इसको आप नोट कर लेना। तो ऑप्शन 2 सही है। अब वापस से अपन चेक करते हैं, ऑप्शन 3 को चेक करते हैं। इस्तेमियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑनर ऑफ गॉड अपोलो। अब देखो इस्तेमियन गेम को किस गेम में होते थे? इस्तेमियन तो होते थे पोसिडन के गेम में। तो ये अपोलो गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए था? पोसिडॉन। ये कहने का मतलब ये उल्टा कर दिया इन्होंने एक तरह से। ये तो यहाँ आना चाहिए था और ये यहाँ आना चाहिए था, गॉड चेंज हो जाते हैं इनके। तो केवल इसमें ऑप्शन 2 सही है। तो ऑप्शन 2 देख लो कौन से में सही है? 2 में। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा ये तो 2014 वाली का है। NCTE 2014 की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक कार्यक्रम स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक चरणों कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शारीरिक शिक्षकों को तैयार करने के लिए किया गया था 2014 में? तो इसमें जो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन था वो कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए वैलिड माना गया था। NCT ने वो रूल निकाला था भाई इनके लिए एक डिप्लोमा चलाया जाएगा जिसमें फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर बनेंगे, वो DPED वाले होंगे, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। ये BPED ये बाद में चला है। बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन ये CPED होता था पहले, सर्टिफिकेट इन फिजिकल। ये BPES अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द मॉनिटरिंग ऑफ ए नेशनल कोचिंग स्कीम इज डन बाय। नेशनल कोचिंग स्कीम होती है वो किसके द्वारा दी जाती है? साई के द्वारा दी जाती है, तो सबको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम होती है ना वो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, साई के द्वारा दी जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ एक्सटर्नल लोड। देखो लोड होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनोलॉजी है ना वो आपको सारे डाउट क्लियर करती हैं। मैक्सिमम से जितनी स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज को याद रखो आप। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटेंसिटी क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम कोई भी काम करते हैं अपन कितनी तेज़ी के साथ करते हैं, तो वो इंटेंसिटी होती है। एक होता है डेंसिटी। डेंसिटी होती है कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके बीच में आराम करना, रेस्ट बिटवीन 2 फेजेस इज कॉल्ड डेंसिटी। और एक होती है फ्रीक्वेंसी, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स को अपन एक्टिविटी को कितनी बार रिपीट करते हैं। लोड होता है टोटल वर्क डन, काम कितना करा अपन ने, वो होता है लोड। अब इसमें पूछ रहा है एक्सटर्नल लोड कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड का पैरामीटर इनमें से कौन सा नहीं है? तो इंटेंसिटी भी एक्सटर्नल लोड है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि काम करने की जो तीव्रता होती है बाहर से करते हैं। वॉल्यूम होता है टोटल वर्क डन, कितना काम करते हैं अपन टोटल, वो टाइप ऑफ एक्सरसाइज भी एक्सटर्नल लोड हो गया। लेकिन कंसंट्रेशन जो होता है ना वो क्या होता है? इंटरनल लोड होता है। कंसंट्रेशन मतलब कितने फोकस के साथ अपन कोई एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। एकाग्रता।
ये इंटरनल लोड का वो एग्जांपल एक तरह से, बाकी ये सारे एक्सटर्नल लोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओलंपिक गेम्स फुल जेंडर पैरिटी वाज अचीव्ड। तो देखो पूरा जेंडर का भी एक बॉक्सर थी शायद कहाँ की, तो उसका विवाद भी चला था, उसने जेंडर चेंज करवा के फिर वो ओलंपिक में उसका गोल्ड मेडल मिला, उस पर विवाद चला लेकिन उसको वापस किया नहीं गया। ये अभी 2000 अपना 24 में पेरिस में जो ओलंपिक हुए थे वहीं से ही शुरू हुआ है। सो ऑप्शन विल बी 1 विल बी करेक्ट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के बारे में कौन सा? देखो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कोई भी खिलाड़ी कोई भी स्पोर्ट्स कर रहा है, जैसे अभी अपन अब नीरज चोपड़ा का एग्जांपल ले लो। मान लो नीरज चोपड़ा का जो मैच है, जो वो है कंपटीशन है, मान लो सैटरडे को। अब संडे से मान लो वो ट्रेनिंग कर रहा, संडे को भी ट्रेनिंग करी, मंडे को भी ट्रेनिंग करी, और फिर ट्यूसडे को भी ट्रेनिंग करी। अब वो क्या है, बीच में रेस्ट ले लेगा। जैसे जिस दिन कंपटीशन होगा, यानी कि सैटरडे को अगर कंपटीशन है तो वो फ्राइडे को अपना आराम कर लेगा और कार्ब्स लोड करेगा। तो कार्ब्स लोड करने के बारे में इनमें से पूछा है कि कौन सा सही है। तो ये कह रहा है इट इज़ इफेक्टिव फॉर एंडोरेंस इवेंट दैट लेट्स मोर देन 10 मिनट। ये 10 मिनट से अधिक समय तक चलने वाली सहन शक्ति की स्पर्धा के लिए प्रभावी होता है? नहीं, ये तो गलत है। 10 मिनट से अधिक के लिए थोड़ी ना वो होगा ये। और ये कह रहा है 1 ग्राम मांसपेशी ग्लाइकोजन 3-4 ग्राम पानी के साथ संग्रहित होती है। तो 1 ग्राम जो होता है ना मसल ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड अलॉन्ग विथ 3 से 4 ग्राम वाटर। ये सही है। और लास्ट है, इसके कारण शरीर में लगभग 1 से 2 किलोग्राम अतिरिक्त पानी जमा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के कारण पानी तो जमा होगा, बिल्कुल होगा। सो पहला गलत, एक और 2 सही। देख लो कौन से ऑप्शन में है। 21वें में 2 और 3 सही है। अब देखो इसके बारे में आपको बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट लोडिंग क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग commonly refers to a carb loading is a strategy used by a endurance athlete such as runners to maximize the store of glycogen। मतलब ग्लाइकोजन क्या होता है? एक तरह से अपना एनर्जी का सोर्स होता है। हम जो भी खाते हैं वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके अपने शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो एंडोरेंस वाले एथलीट्स के काम में आता है ये। मतलब कि जो लंबी ट्रेनिंग करते हैं, लंबी मैराथन कर रहे हैं, उस टाइम पे कार्ब्स लोड करना ज़रूरी होता है। कोई भी मान लो 10,000 मीटर का धावक है, तो वो पहले 2-3 दिन पहले जब कंपटीशन होगा उससे पहले रेस्ट करेगा और फिर कार्ब लोड कर लेगा ताकि उसको वो एनर्जी प्रोवाइड होती रहे। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDL। देखो HDL और LDL दो ये लिपोप्रोटीन होते हैं। एक HDL होता है, एक होता है LDL। एक होता है HDL और एक LDL। ये बेसिकली ये फैट्स के पार्ट होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL है, सॉरी, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और HDL होता है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी कौन से में? ये रहा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। और NCTE की फुल फॉर्म, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर, ये रहा, टीचर एजुकेशन। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। 24 देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट आइटम ऑफ JCR टेस्ट। देखो JCR में इसकी छुपी हुई है पूरी की पूरी। J का मतलब हो गया जंप, C का मतलब हो गया चिनअप्स, और R का मतलब हो गया रन। तो ये चिनिंग ही आ गया और रन आ गया, शटल रन, और J का मतलब वर्टिकल जंप भी आ गया। तो 24 में कौन सा नहीं है? ये नहीं है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मैच ऑफ नेशनल क्रिकेट चैम्पियनशिप नॉन एज रणजी ट्रॉफी वाज प्लेड। देखो पहली बार जो रणजी ट्रॉफी खेली गई थी ना, वो कहाँ और किस किस के बीच में खेली गई थी, तो इसमें डेट पूछा ही। देखो रणजी ट्रॉफी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो रणजी ट्रॉफी का जो पहला मैच था ना, ये 4 नवंबर 1934 को मद्रास और मैसूर के बीच में खेला गया था। मद्रास और मैसूर के बीच में खेला गया था 1934 में। और पहले मैच के अंदर जो पहला रणजी ट्रॉफी थे, मुंबई ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। ये डेट याद कर लेना भाई, पहले 4 नवंबर 1934। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द वर्ड हाइजीनिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम हाइजीन, व्हाट डज इट सिग्निफाई। जो हाइजीनिया शब्द है ना, हाइजिया से बना है। इसका मतलब क्या है, हाइजिया का मतलब पूछ रहा है, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका है स्वच्छता की, स्वास्थ्य की देवी, गॉडेस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की देवी। क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट स्ट्रेंथ। अब जहाँ पे स्ट्रेंथ आ गई, तो स्ट्रेंथ के बारे में अपन को इनमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा है। डायनामिक स्ट्रेंथ इज ए एबिलिटी टू ओवरकम अगेंस्ट रेजिस्टेंस। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो डायनामिक स्ट्रेंथ इज ए एबिलिटी टू ओवरकम अगेंस्ट रेजिस्टेंस। देखो डायनामिक स्ट्रेंथ क्या होती है, गतिशील। गतिशील कौन से में होता है, देखो स्ट्रेंथ के टाइप होते हैं ना, आइसोटोनिक होता है एक, तो आइसोटोनिक, एक होता है आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक। अब देखो ये कौन सी स्ट्रेंथ है, डायनेमिक स्ट्रेंथ इज ए एबिलिटी टू ओवरकम अगेंस्ट रेजिस्टेंस। भाई आप कोई भी वेट उठा, जैसे डेड लिफ्ट कर रहे हो, तो आप गति के साथ ही तो रेजिस्टेंस के खिलाफ वो कर रहे हो ना, प्रतिरोध को काबू पा रहे हो ना। तो ये कौन सी है, आइसोटोनिक। तो ये तो बात सही है। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आइसोमेट्रिक इज द एबिलिटी एक्ट अगेंस्ट एनी रेजिस्टेंस। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट एनी रेजिस्टेंस। तो स्टैटिक कौन सी होती है, आइसोमेट्रिक होती है, जैसे कि प्लैंक करना, वो भी किसी प्रतिरोध के खिलाफ कार्य करने की क्षमता ही तो है। और सबसे जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज नॉट ए स्ट्रेंथ एबिलिटी। भाई इनमें से स्ट्रेंथ एबिलिटी रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी होती है या नहीं होती, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी तो एक स्ट्रेंथ एबिलिटी का ही पार्ट है ना, तो ये भी सही है, तो तीनों करेक्ट है। सो ऑप्शन 1 विल बी ऑल आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एसेरेशन और रीजन बताना अपन को। 28 में ये कह रहा है कि द लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन टेक्स केयर ऑफ ईच इंडिविजुअल नीड, इंटरेस्ट एंड गोल्स। शिक्षार्थी केंद्र तो पाठ्यक्रम डिज़ाइन होता है ना, वो प्रत्येक की आवश्यकता और रुचि के हिसाब से तो होता है। तो ये बात तो सही है भाई, शिक्षार्थी केंद्रित है, यानी कि लर्नर के सेंटर पे अपन कोई, भाई सीखने वाले के हिसाब से अपन कोई भी करिकुलम तैयार करते हैं, तो वो उसके बारे, उस इंटरेस्ट के बारे में, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग तो बनाएंगे। और दूसरा क्या कह रहा है, इट सीक्स टू एम्पावर पब्लिक एंड अलाउ देम द सेफ थियर एजुकेशन थ्रू। ये व्यक्ति को अपने रुचि के हिसाब से उनको शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाता है, तो ये बात भी सही है। लेकिन क्या ये इसका रीज़न है, तो ये इसमें ज़रूरी थोड़ी है। तो कौन सा हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट बट नॉट, ऑप्शन 3 हाँ ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू UGC curriculum and credit framework for undergraduate program as per NEP 2020, a student who what's the exit after completion of the first year and have secured how many credits so UG सर्टिफिकेट कैन बी अवार्ड। कहने का मतलब ये है कि UG का सर्टिफिकेट कब मिलेगा इसको, तो अपने NEP के अनुसार है ना। ये रहा, मैं बताता हूँ आपको,
मैंने ये पहले भी आया था ये क्वेश्चन अभी 29 में। तो कहने का मतलब होता है कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपको मान लो 1 साल आपने कंप्लीट करा तो मिनिमम कितने क्रेडिट आपको कंप्लीट करने होंगे कि आपको वो 1 साल का सर्टिफिकेट प्रदान कर देंगे। तो उसके लिए चाहिए मिनिमम 40 क्रेडिट आपको कंप्लीट करने चाहिए, तो आपको 1 ईयर का वो मिल जाएगा। ये आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। वो डायनेमिक, स्टैटिक एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ रेफर्स टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मस्कुलर फोर्स प्रोड्यूस। डायनेमिक स्ट्रेंथ देखो रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करती है जब गतिशील होते हैं, जैसे कि वेट लिफ्ट करना, वेट उठाना। स्टैटिक स्ट्रेटिंग होल्ड के टाइम पे काम करनी करती है, जैसे कि अपन जैसे प्लैंक करते हैं, दीवार को पुश करते हैं, तो ये स्टैटिक का काम करती है। और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है ना, तो ये इंडिविजुअल के बॉडी के हिसाब से भाई कितना इसका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, वो उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ डिफाइन करती है। भाई मान लो किसी में 80 किलो वजन है और वो 50 किलो उठा रहा है, एक दूसरा आदमी उसमें भी 80 किलो वजन है, वो 100 किलो उठा रहा है, तो वो अलग अलग कैपेसिटी डिसाइड कर रही है उनकी। तो ये होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ। दोनों में अपन कंपैरिजन करते हैं ना, दैट कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के बारे में देखो कौन सा सही है इनमें से। देखो टीटी इंटरनेशनल टीटी फेडरेशन वाज फाउंडेड इन 1926। तो इसकी इंटरनेशनल फेडरेशन कब बनी थी? 1926 में बनी थी, सही बात है। ओलंपिक में इसको कब ऐड किया गया था? ओलंपिक में 1988 में ऐड किया था, सही बात है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज 1926। तो इसको ऐसे 26-26 से याद रखो आप, 2020। इसका मतलब हुआ कि इंटरनेशनल फेडरेशन भी 1926 में बनी थी और अपनी इंडिया फेडरेशन थी टेबल टेनिस की, वो भी 1926 में बनी थी। और इसको ओलंपिक में जैसे टीटी में छोटी छोटी बॉल होती है ना, ये देखो, ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल, तो देखो 4 बॉल मिला था, 8-8 बन गए। तो इससे याद रखो 1988 को ओलंपिक में इसको ऐड कर लिया गया। उसके बाद है 31 क्वेश्चन क्या है? IFAB की फुल फॉर्म बतानी है आपको। IFAB की फुल फॉर्म द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड। द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन सही है इसमें तो। उसके बाद है 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टेस्ट। इनमें से टेस्ट कौन सा नहीं है 32वें में? देखो क्वेश्चनरी होती है ना ऑफ सर्वे, ये अपन क्वेश्चनरी होती है और रिसर्च के अंदर काम में आती है, तो ये एक टेस्ट का टाइप है, ये भी टेस्ट का टाइप है, क्वेश्चन पेपर भी टेस्ट का टाइप है, वेट मशीन भी वेट टेस्ट करती है। लेकिन वेट इन केजी, ये क्या ऑप्शन हुआ? ये तो ये बता रहा है कि वेट को जो यूनिट होती है, भाई वेट को किससे नापते हैं? वो किलोग्राम में नापते हैं, जैसे कि कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वोट होता है। तो ये तो एक तरह से उसकी यूनिट को बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 3। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ हॉकी गेम। हॉकी गेम कितने मिनट, पहले तो 70 मिनट का होता था, लेकिन वर्तमान में चेंज हो गया ना ये, तो अभी जो हॉकी गेम होता है वो 60 मिनट का होता है टोटल। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। देखो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक तो होता है, सबसे पहले होता है देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विलम्बडन, उसके बाद होता है US ओपन। ये 4 होते हैं, ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं 4। इनकी डेट भी अब आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है, जैसे कि ये 1905 में स्टार्ट हुआ था, ये 91, इसको मैंने ऐसे याद कर रखा 77-81, 05 91 70 81। ये शायद 1891 में, ये भी शायद 1800 में कुछ में था, ये भी 1800 कुछ में था। ये लास्ट वाला वर्ड याद रखा करो आप, लास्ट वाले इनको, 05 91 77 81।
तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। देखो यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, विलम्बडन होता है और फ्रेंच होता है, डेविस कप नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेविस कप। भाई इनमें से कौन सा नहीं पूछा है ना। दूसरी चीज़, सबसे पहले जो साल हर जैसे कोई भी नया ईयर स्टार्ट होता है तो ईयर के सबसे पहले मंथ में ऑस्ट्रेलिया ओपन स्टार्ट होगा, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विलम्बडन और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। और यूएस ओपन की ही सबसे ज़्यादा प्राइज मनी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। बैडमिंटन में पुल लॉन्ग सर्व टेस्ट। देखो पुल लॉन्ग सर्व टेस्ट होता है बैडमिंटन में। ये मेज़र करती है द एबिलिटी टू सर्व हाई एंड डीप इनटू द अपोनेंट्स। तो अपन कैसे चेक करते हैं इसको, भाई सर्विस करवाते हैं तो वो लास्ट का जो बैक लॉबी होती है ना, उसमें जाके शटल गिरती है बैक कोर्ट में, उससे टेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बैक कोर्ट में सर्विस को टेस्ट करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन्स फॉर 90 to 50 ईयर्स मेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अब बताओ ये किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। अब देख रहे हो आप डे बाई डे जो एग्ज़ाम्स का लेवल कैसे जा रहा है, कौन सा विटामिन नॉर्मल कितना लेना चाहिए, भाई इतना उसके लिए बैलेंस डाइट के लिए ठीक रहता है एक तरह से। तो विटामिन बी, इसकी मैंने आपको एक टेबल ऐड कर दी है इसके साथ में, उसमें आप देख लेना। देखो ये रहा, विटामिन ए इतना लेना चाहिए, विटामिन बी इतना 1.1 mg, विटामिन B2 1.4, B3 16 mg, B5, ये सारे विटामिन के बारे में। तो इनमें कम से कम आपको देखो, एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये बी के याद होने चाहिए, ए याद कर लो, एक डी याद कर लो, विटामिन सी याद कर लो, ये मोटा मोटा याद कर लो 3-4, तो उनसे पता लग जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा विटामिन ए अपन को ज़रूरी होता है, उसके बाद फोलिक एसिड, विटामिन B9 है, ये फोलिक एसिड B9 को बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36, देखो विटामिन ए में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो पूछा इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो B3 16 mg, ये भी सही है, ये भी सही है। विटामिन ए लगभग 800-900 के आसपास होता है, 800 से 900। ये नहीं है B1, क्योंकि B1 देखो इसमें 6.3 दे रखा है, जबकि B1 एक्चुअल में होता कितना है, ये रहा 1.1 mg ओनली। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 37। जब विश्व एथलेटिक्स प्रमाणित स्टार्ट सूचना प्रणाली उपयोग में होती है तो प्रतिक्रिया समय कितने सेकंड से कम होने पर गलत शुरुआत रिकॉल दी जाती है। भाई जैसे कि रिएक्शन टाइम होता है ना भाई, अगर 0.10 सेकंड से कम होता है तो वापस से क्या दी जाएगी, रिकॉल दी जाएगी। तो इसके लिए 0.10 सेकंड में लोगी 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, सफ़ेद रंग का स्टॉप बोर्ड जो कि लकड़ी या उचित सामग्री का बना होता है किस एथलेटिक इवेंट के लिए काम में आता है। सफ़ेद रंग का स्टॉप बोर्ड होता है एक, जो लकड़ी या किसी और सामग्री का बना होता है। तो कौन से स्टॉप बोर्ड कौन से में काम में आता है, गोला फेंक में, शॉर्ट पुट में। सो राइट आंसर विल बी शॉर्ट पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी का प्रदर्शन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1936 में बर्लिन ओलंपिक में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था कबड्डी का प्रदर्शन बर्लिन ओलंपिक में? हनुमान जो व्यायाम प्रचारक मंडल है अमरावती वाला, उसके द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी, आपको पता होगा, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया ये क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ नॉट ए मेथड टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका काम में नहीं आता, ये पूछ रहा है।
तो देखो ये फ्लेक्स स्ट्रेचिंग करते हैं अपन, स्ट्रेचिंग तो जहाँ देखो स्ट्रेच, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड, ये तो सिंपल सी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी है। पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच भी, स्ट्रेच जहाँ आ गया वर्ड आ गया तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा ही। और बैलिस्टिक मेथड भी इसको बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन प्लायोमेट्रिक्स थोड़ी उसको बढ़ाएगा फ्लेक्सिबिलिटी को। तो इसमें क्या जाएगा राइट आंसर प्लायोमेट्रिक। क्यों? प्लायोमेट्रिक्स कौन से होते हैं? वो जंपिंग इवेंट्स होते हैं, एक तरह से जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं अपन वेट के साथ, तो वो प्लायोमेट्रिक मेथड होते हैं एक तरह से, जिनमें स्ट्रेंथ प्लस स्पीड, एक तरह से जहाँ प्लायोमेट्रिक दिख जाए ना वहाँ समझ जाना स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों की ज़रूरत है, जहाँ प्लायोमेट्रिक वर्ड दिख गया आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। देखो प्रोक्सीमेट जो प्रिंसिपल है ना वो क्या कहता है, वो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताता है। ये प्रोटीन, देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल आ गया ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, डाइटरी फाइबर, जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं इसमें ये मेन ये तीन होते हैं प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल में, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। सो राइट आंसर विल बी प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सरसाइज और इन ट्रेनिंग सेशन इज नोन एज। देखो मैंने आपको अभी बताया ये तो टोटल वर्क डन क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखो, जहाँ पे टोटल वर्क डन दिख जाए इसका मतलब है लोड। देखो वॉल्यूम होता है टोटल वर्क डन और वर्क डन होता है लोड। तो इसमें पूछा है कि व्यायाम करते समय प्रशिक्षण किए गए कार्य की कुल मात्रा क्या कहलाती है। वॉल्यूम ऑफ लोड, किया गया कार्य कुल मात्रा क्या कहलाएगी, वॉल्यूम ऑफ लोड। इसको याद रखना आप, टोटल वर्क डन, ये वर्क डन हो जाए ना और साथ में टोटल आ जाए तो इसका मतलब हो गया वॉल्यूम। और सिर्फ अगर वर्क डन होता है तो वो होता है लोड। इन दोनों को, जैसे टर्मिनोलॉजीज हैं फिजिकल एजुकेशन, इनको आप 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, हु फाउंडेड ए सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक नोन एज स्वीडिश जिम्नास्टिक। किसने जिम्नास्टिक प्रणाली की स्थापना की जिसे स्वीडिश जिम्नास्टिक कहा गया। देखो स्वीडिश जिम्नास्टिक में जहाँ नाम चलता है वो एक तरफा एक ही आदमी का नाम चलता है, पेन हेनरिक लिंका। पेन हेनरिक लिंका स्वीडिश जिम्नास्टिक की स्थापना इन्होंने करी थी। और ये गट्समथ, ये तो जर्मन थे, और फ्रेंच नेस्गाल ये डेनमार्क के थे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, आइसोमेट्रिक मेथड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1968। किसके द्वारा दिया गया था? आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक जो मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया था? देखो मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। एक होता है आइसोमेट्रिक, एक है आइसोटोनिक, एक है आइसोकाइनेटिक। तो इन तीन, ये तो दिया गया था 1900, आइसोमेट्रिक था 1953, आइसोटोनिक 1954 और ये आइसोकाइनेटिक 1968 में दिया गया था। ये दिया था मूलर ने, ये दिया था लोरेन ने। इनका सरनेम याद रखा करो, बस पूरा नाम याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। लोरेन, सॉरी, ये दिया था लोरेन ने और ये दिया था पेरिन ने। पेरिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिन। इन तीनों को याद रखो आप, ये तो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाएगा। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक, टोनिक और काइनेटिक 53, 54, 68, मूलर, लोरेन और पेरिन। इनको सीधा सीधा याद कर लो। उसके बाद है नेक्स्ट 45, मैच करना अपन को। 45 में देखो
मैच करने के लिए जो सबसे पहले आपको समझ में आए ना उसमें देखा करो। देखो, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ किसका होगा भैया? जहाँ पे बायोमेडिकल आ गया, मतलब कि कौन से रिलेट कर रहा है ये देखो, चेक करो इसमें। डायनेमिक, ये तो कुछ रिलेट नहीं करेगा। फ्रीडम फॉर डिजीज़, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़, हाँ ये मैच कर रहा है किससे? बायो वाले से डिजीज़, बायोमेडिकल से डिजीज़ से मैच कर रहा है। इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एक तरह से एनवायरनमेंट से रिलेट करेगा। इकोलॉजी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, तो देखो डायनेमिक बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, ये लो, ये भी बड़ा ईजी है। इकोलॉजिकल जहाँ और एनवायरनमेंट एक ही बात है। और एक होता है होलिस्ट, ये होता है साइको सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। साइको सोशल एक तरह से, जहाँ पे साइको वर्ड आ गया, ये मेंटल हेल्थ से रिलेट कर रहा है। साइको साइकोलॉजिकल से रिलेट कर रहा है ना, तो ये ऑप्शन सी का हो जाएगा। ये रहा साइको प्लस सोशल, तो साइकोलॉजिकल और सोशल से रिलेटेड। और वेलबींग, वेलबींग यानी कि बिल्कुल होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। होलिस्टिक होता है संपूर्ण विकास, समग्र विकास होता है। तो किसी का समग्र विकास होगा तो वो वेलबींग में बिल्कुल प्रॉपर स्वच्छ और स्वस्थ माना जाएगा। तो इनको मैच कर लेना और जो भी आंसर हो आप टिक कर लेना, देख लेना कौन सा है। नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल असेसमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। टीचर रिलाइड ऑन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेसमेंट टू मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग। देखो, पारंपरिक जो फिजिकल एजुकेशन में असेसमेंट के जो कितने टाइप हैं उनके बारे में पूछा गया। देखो, तो फिजिकल एजुकेशन में जो असेसमेंट के टाइप होते हैं तीन, एक तो होता है डायग्नोस्टिक, एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है सबमिटिव। दो डायग्नोस्टिक मतलब होता है कोई आदमी गलती कर रहा है और उसके बारे में अपन को, जैसे फॉर्मेटिव के अंदर तो क्या होता है कि उसको उसी टाइम पे बताया जाता है, उसी टाइम उसकी गलती को ठीक करवाया जाता है। डायग्नोस्टिक में कोई कमियाँ रहती है उनको बताया जाता है। और सबमिटिव में तो क्या होता है, लास्ट में पूरा टोटल, जैसे उनका जैसे टेस्ट होता है तो सबमिटिव मूल्यांकन एक तरह से समझ लो। तो ये टोटल 3 टाइप का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वाज एस्टाब्लिश्ड 47 एस्टाब्लिश्ड प्रिंसिपली टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ इंडिजिनस फिजिकल एक्टिविटीज। निम्न में तो कौन सी संस्था की स्थापना सैद्धांतिक रूप से स्वदेशी शारीरिक गतिविधियों के कार्य के लिए की गई थी? 47। तो शारीरिक स्वदेशी गतिविधि जहाँ दिख जाए वहाँ श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडली अमरावती 1914। इसको टिक कर दो सीधा सीधा। स्वदेशी जो एक्सरसाइज यहीं से शुरू करी गई थी सबसे पहले इंडिया में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में इनमें कौन सा सही है? देखो, ट्यूबरक्लोसिस कोड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो इसका बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस ऑल्सो कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम बोविस। ये शायद आपको, ये तो सभी को लगा होगा कि हाँ ये तो आपने पढ़ा है, क्योंकि ये बोविस है ना, इसका ये एक और वो होता है, बैक्टीरिया होता है एक तरह से। तो ये दोनों इसमें सही हैं, बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। 48। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसको खिलाड़ियों को तैयार करने का मूल रूप है, बिल्कुल सही बात है भाई। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक खिलाड़ी को प्रॉपर तरीके से तो तैयार करती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस एक्सटेंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड। बिल्कुल, एक लंबे समय तक एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक, मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में अपन ऐसे जैसे वो पीरियडाइजेशन पढ़ा था अपन ने कि हाँ अलग अलग फेज होते हैं इसमें। मीजो साइकिल होता है, माइक्रो साइकिल होता है, मैक्रो साइकिल होता है। अलग अलग टाइम डिसाइड करेंगे और एक खिलाड़ी को उसके गेम के लिए प्रिपेयर करवाना ताकि वो इन द एंड अपने टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। बेसिकली मेन जो एम होता है ना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, वो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ाना होता है। क्वेश्चन नंबर 50। बॉडी डेवलपमेंट
इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्टेटस रेस्पेक्ट टू वंस बॉडी वेट इज नोन एज। किसी व्यक्ति के शरीर के वजन के सापेक्ष शारीरिक विकास को किस रूप में देखा जाता है? भाई वजन के सापेक्ष उसका शारीरिक विकास हो रहा है उसका, तो ये एक तरह से किसमें देखा जाएगा? तो ये देखो बॉडी मास इंडेक्स, तो ये तो फैट को नापता है, ये तो हटा ही दो। बॉडी सरफेस इंडेक्स ये भी हटा दो, बॉडी वेट इंडेक्स भी हटा दो, ये तो बॉडी बिल्ड इंडेक्स। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट एक तरह से, तो बॉडी डेवलपमेंट होगा तो बॉडी बिल्ड इंडेक्स के संदर्भ में तो देखा जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी गॉट ब्रॉन्ज मेडल इन विच ओलंपिक गेम्स। तो देखो कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन से उसके अंदर मेडल जीता था, कौन से ओलंपिक के अंदर जीता था? देखो 2004 में तो अपने राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान के जिन्होंने जीता था। 2008 में भी नहीं थी, ये थी 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टर थी कर्णम मल्लेश्वरी, पहली इंडिया की वेट लिफ्टर थी जिन्होंने सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? द क्रॉस वेबर टेस्ट वाज डेवलप्ड टू द टेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। क्रॉस वेबर टेस्ट जहाँ दिख जाए, ये टेस्ट 1926 के आसपास आया था मेरे ख्याल से, और ये नापता अपनी जो मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है ना उसको नापता है। तो ऑप्शन मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ क्रॉस वेबर टेस्ट। इसके अंदर 6 बैटरी टेस्ट भी होते हैं। ये जो नेट वेट के एग्ज़ाम में पहुंच सकता है, ये थोड़ा डीप है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वाज एंशिएंट ओलंपिक गेम्स अबोलिश्ड बाय रोमन एम्पायर थियोडोसियस। देखिए रोमन सम्राट थे एक थियोडोसियस द्वारा प्राचीन ओलंपिक खेलों को कब समाप्त किया गया था? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों को 1994 AD के अंदर, 394 के अंदर क्या करा गया था, इन्होंने बैन लगा दिया था। फिर उसके बाद एक अगस्त्य आते हैं, अगस्त्य करके सम्राट आते हैं, उन्होंने फिर वापस से ओलंपिक को शुरू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देश में शारीरिक शिक्षा में यथार्थ शिक्षा के विकास के लिए सामान्य दिशा निर्देश सुझाने हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का पहला वास्तविक प्रयास किसके द्वारा किया गया था? 1954 में किसके द्वारा किया गया था? तो पहला वास्तविक जो प्रयास किया गया था वो किया गया था 1956 में केंद्रीय शारीरिक एवं मनोरंजन सलाहकार बोर्ड द्वारा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कैब पर, CABPER, ये जो एडवाइजरी बोर्ड थी 1956 की, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन 1956, इसके द्वारा निश्चित किया गया था। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। लक्ष्मी बाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो LNIP के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर वाज इस्टेब्लिश्ड 1957 के अंदर स्टार्ट किया गया था ये कॉलेज, और 6 साल बाद, मतलब कि 1963 में इसमें, 1957 में तो इसमें BPED स्टार्ट हुई थी, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। 1963 में मास्टर डिग्री भी स्टार्ट कर दी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट वाडा 2025 लिस्ट बैंडेड सब्सटेंस। भाई वाडा 2025 में है ना जो प्रतिबंधित पदार्थों की सूची के बारे में कौन से सही हैं? तो सबसे पहला है कि जो स्टिमुलेट होते हैं आर प्रोहिबिटेड ओनली ड्यूरिंग कंपटीशन। कंपटीशन के टाइम पे जो भी स्टिमुलेट्स होते हैं, उत्तेजक होते हैं, यानी कि जो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के काम में आते हैं, तो कंपटीशन के टाइम पे इनको बैन कर दिया जाता है। स्टिमुलेट्स एक तरह से यूँ समझ लो आप, जैसे ये जो लोग जिम करते हैं
तो आपने सुना होगा उसमें एक केराटिन करके एक पदार्थ होता है, वो लेते हैं। तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी में थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है, जिससे आप ज़्यादा वर्कआउट कर पाते हो। तो उस टाइम पे ये बॉडी को स्टिमुलेट कर देता है, कहने का मतलब। तो ये कंपटीशन के टाइम पे बिल्कुल मतलब इन्होंने बैन लगा रखा है इसको। तो ऑप्शन 1 तो सही है। फिर क्या कह रहा है, कैफीन इज़ नॉट प्रोहिबिटेड सब्सटेंट। भाई कैफीन को बैन नहीं कर रखा, कैफीन को तो बिल्कुल बैन कर रखा है। और तो ये तो गलत हो गया। बीटा ब्लॉकर्स आर प्रोहिबिटेड इन कंपटीशन ऑफ आर्चरी। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया। बीटा ब्लॉकर्स, ये कह रहा है देखो, ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, ये आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स बिल्कुल फोकस को बढ़ा देते हैं। तो ये कह रहा है कि बीटा ब्लॉकर्स को सिर्फ आर्चरी, तीरंदाजी के अंदर ही बैन कर रखा है। तीरंदाजी के बहुत सारे गेम्स है, जैसे कि शूटिंग हो गया, उसके अंदर भी बैन कर रखा है। तो ये तो गलत हो गया, ये सिर्फ आर्चरी में थोड़ी होगा। और कैफीन इज़ नॉट प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, कैफीन को बैन नहीं कर रखा। कैफीन तो कॉफ़ी में पाया जाता है, तो कैफीन को बैन नहीं कर रखा, ये सही बात है। सो ऑप्शन 1 और 2 आर, सो ऑप्शन 56 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। देखो, नॉर्मल BMI बिल्कुल सही है, ये इतना होता है 18, 18.5 से 24.99 होता है। 18 से अगर नीचे है तो अंडर वेट माना जाएगा, और 25 से ऊपर है तो वो ओवर वेट माना जाएगा। लेकिन ये प्री ऑब्स्ड, ये तो कुछ टर्म्स होती नहीं इसके अंदर, ये गलत है। सो राइट आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट 58, विच ऑफ द 58 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। देखो, ये बहुत सारे TGT PGT किसी एग्ज़ाम में उठा लो, नेट तक में ये आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको कंपोनेंट एक तो होता है हेल्थ रिलेटेड, और होते हैं स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स, आपको ये याद रखने हैं। देखो, हेल्थ रिलेटेड क्या होता है, स्किल रिलेटेड क्या होता है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट हेल्थ से रिलेटेड नहीं। देखो, मस्कुलर स्ट्रेंथ भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी, मस्कुलर एंडोरेंस और स्ट्रेंथ दोनों, ये तो क्या है हेल्थ रिलेटेड है। लेकिन एजिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि एजिलिटी क्या होती है, एजिलिटी, स्पीड, बैलेंस, ये सारे क्या हैं, ये स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। देखो, मैंने इसकी एक दे रखा है आपको, इसमें से आप याद रखना। देखो, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स और स्किल रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड होते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंडोरेंस। और स्किल रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एजिलिटी हो गया, बैलेंस हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, पावर हो गया, स्पीड हो गया, रिएक्शन टाइम हो गया। इसको याद रखना, ये पावर, ये बहुत कंफ्यूज करता है। आपको लगेगा पावर हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स है, लेकिन पावर स्किल रिलेटेड है। तो इसको हमेशा अलग से थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए याद रखना, पावर को मत भूल जाना। ये हो गया पावर। और ये फिजियोलॉजिकल होते हैं, मेटाबॉलिक, मॉर्फोलॉजिक, बोन इंटीग्रिटी। तो स्किल रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स को याद रखना, ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट खो खो। खो खो के बारे में इनमें से कौन सा सही है। लेंथ 28 और 15, 27 और 16। देखो, सबसे पहला है कि इसकी लेंथ कितनी होती है, और सेंटर लाइन 24 मीटर होती है, सही बात है। पोल टू पोल जो डिस्टेंस होती है वो 24 मीटर होती है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों, देखो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा खो खो का चार्ट। ये देखो, खो खो के अंदर सबसे पहले देखते हैं लेंथ और विड्थ। लेंथ होती है 27 और विड्थ होती है 16। इसको याद करने के लिए आप याद रखना, जैसे बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है ना, अगर बास्केटबॉल का याद है 28 और 15 होता है बास्केटबॉल में, ठीक है। तो इसमें उल्टा कर देना आप एक एक, जैसे बास्केटबॉल में क्या हो गया 28 और 15, तो इसका अपोजिट कैसे करोगे, यानी बड़े वाले में से तो एक कम कर दो 27 हो गया, और छोटे वाले को एक बढ़ा दो, बड़े वाले में एक कम कर दो,
बड़े वाले में एक कम कर दिया, छोटे वाले में एक बढ़ा दिया, तो ये उल्टा हो जाता है एक तरह से। ये होता है बास्केटबॉल का 28-15, तो खो खो का हो गया 27 और 16, दोनों का आपको याद हो जाएगा अच्छे से। सेंट्रल जो पोल टू पोल डिस्टेंस होती है, ये पोल, एक पोल यहाँ होता है, एक पोल यहाँ होता है, इसके बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है 24 मीटर, और यहाँ 1.5 मीटर का गैप होता है ये टोटल दोनों साइड में। 1.5 का 3 कम हो जाएगा तो 24 पे पहुँच जाएगा। और ये जो सिटिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये पहला तो होता है 2.55 मीटर पे, बाकी सारे 2.5 मीटर के होते हैं। ये देखो, पहला जो सिटिंग ब्लॉक हो 2.55 मीटर, बाकी ये सारे 2.30 2.30 2.30 पे होते हैं। तो ये होता है कोर्ट की लंबाई। तो कितनी होती है इसकी? 27 और 16 होती है। ये भी सही है। और पोल की लेंथ मैंने आपको बताई दी, 120 से 125 सेंटीमीटर होता है। इसमें दे रखा है 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू यूजीसी 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम इन सीबीसीएस होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब इन्होंने क्या है, ये जो 10 पॉइंट देखे, इनको ग्रेडिंग दे रखी कि कौन से किसको क्या ग्रेड दिया जाएगा, किसको क्या बोला जाएगा, उसकी यूजीसी के द्वारा मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट। ये रहा देखो, ओ का मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया, जिसके 10 पॉइंट आएंगे। फिर 9 वाले के एक्सीलेंट, A+ हो गया, A वेरी गुड हो गया, B गुड हो गया। ये अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से पूरा इसमें दे रखा है। ये 4 से शुरू होता है, मिनिमम 4 पॉइंट आएंगे तो आपको पास, फिर 5 पे एवरेज, 6 पे अबाव एवरेज, 7 पे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऐसे ऐसे ये यूजीसी द्वारा डिसाइड किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 60, ये रहा देखो, ये भी सही है, आउटस्टैंडिंग भी सही है, ये भी सही है, और ये वेरी गुड भी सही है। ये गलत है, ऑप्शन बी। सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, इसमें पूछ रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। मैच करने के लिए सिंपल सा होता है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आप पहुंच जाओगे वहाँ तक। एक्वा, सबसे पहले देखो जिम्नास्टिक में रोमन रिंग्स जिम्नास्टिक का एक पार्ट है, रोमन रिंग्स होता है जिम्नास्टिक में। एक्वा जहाँ तक दिख गया ना, वहीं पे समझ जाओ पानी से रिलेटेड है, कोई भी पानी का इवेंट है सीधा सीधा, तो एक्वा हो जाएगा। डाइविंग, ट्रेडिशनल एक्सरसाइज अपने मलखंब होती है, ट्रेडिशनल बिल्कुल। और एडवेंचरस एक्टिविटी कौन सी होगी? हाइकिंग होगी एडवेंचर एक्टिविटी, तो इसको आप मैच कर लेना, बड़ा इजी है तो। विच इंडियन ओलंपिक प्लेयर हैज़ वॉन 2 मेडल्स इन ए सिंगल ओलंपिक इन द हिस्ट्री। तो अभी जो 2024 के ओलंपिक हुए हैं, पेरिस ओलंपिक, उनके अंदर 2 मेडल पहली बार एक लड़की ने जीते, उसका नाम है मनु भाकर। शूटिंग के अंदर एक इन्होंने इंडिविजुअल जीता था और दूसरा मिक्स्ड कैटेगरी में साथ में जीता था, तो इनके 2 मेडल है टोटल। क्वेश्चन नंबर 63, द लाउडनेस ऑफ ए नॉइस इज ए मेजर्ड इन यूनिट। देखो, जहाँ पे नॉइस दिख जाए तो नॉइस का जो यूनिट होता है ना, एक तरह से वो डेसिबल होता है, सीधा सीधा दे रखा है। मैंने आपको बताया जैसे वर्क का वो कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक पावर होता है, वैसे ध्वनि का मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है। ध्वनि, नॉइस, आवाज़ का मात्रक, तो शोर की तीव्रता एक तरह से डेसिबल से नापी जाती है सीधा सीधा। अब देखते हैं 64, इन बैलेंस डाइट फॉर ए कॉमन पर्सन द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। भाई ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो बैलेंस डाइट के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, आपकी डाइट के अंदर कितने कार्ब्स होने चाहिए, कितना फैट होना चाहिए और कितना प्रोटीन होना चाहिए। तो मैंने इसका एक चार्ट भी आपको यहाँ मेंशन कर रखा है। देखो, कार्ब्स होने लगे 55%, 55 से 60% होते हैं, ये लगभग 30 से 35 होते हैं। ये 55 से 60 होता है, ये 30 से 35 होता है, और ये 10 से 15 होता है प्रोटीन। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट 55 से 60, फैट लगभग 30 से 35 और 10 से 15 प्रोटीन।
सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, ये बैलेंस डाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। NCTE रीजनल सेंटर्स आर लोकेटेड इन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के जो रीजनल सेंटर है ना, वो कौन कौन सी जगह पे हैं? तो एक तो जयपुर में है, और बेंगलुरु में भी है, भुवनेश्वर और भोपाल में भी है। तो ये देखो ऑप्शन कौन सा है, जयपुर बेंगलुरु, ये जयपुर बेंगलुरु भुवनेश्वर एंड भोपाल, ये किसके सेंटर हैं? NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के जो सेंटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर्स ऑफ लोड वॉल्यूम फॉर रनिंग विल बी, कौन से पैरामीटर होंगे लोड के? रनिंग के लिए लोड वॉल्यूम के पैरामीटर कौन से होंगे? लोड वॉल्यूम क्या हो गया? एक तरह से वॉल्यूम हो गया टोटल वर्क। अब तो रनिंग के अंदर टोटल वर्क क्या क्या डिसाइड करेंगे कि उसके लोड वॉल्यूम में आ जाए वो। लोड वॉल्यूम मतलब कि टोटल वर्क डन हो गया वो एक तरह से। तो ड्यूरेशन भी डिसाइड करती है, सही बात है, और डिस्टेंस भी, दूरी भी। देखो मेन चीज़ें, देखो फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल लोड वॉल्यूम तो बढ़ाती है, लोड बढ़ा रही है, वॉल्यूम तो बढ़ा, डिस्टेंस भी बढ़ाती है। वैसे तो ये चारों सही है, पर इन चारों में से बेस्ट कौन सा है? देखो इसमें टाइमिंग और डिस्टेंस दोनों दे रखी है ना, ड्यूरेशन और डिस्टेंस। सो राइट आंसर विल बी ये 2। देखो मैं आपको इसमें दिखा भी, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रखा है। जैसे लोड वॉल्यूम, टोटल अमाउंट ऑफ रनिंग डन ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन टिपिकली वर्क, मतलब कि कुल कितना काम करा गया आदमी के द्वारा, कितना रनिंग उसने करी, कितनी दूरी तक भागा और कितने टाइम में भागा, तो वो टोटल लोड वॉल्यूम को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट एड मेजर फॉर सेकेंड डिग्री बर्न। तो इनमें से सेकेंड डिग्री बर्न का उपाय कौन सा नहीं है? सबसे पहले देखो, ये तो गहने, बेल्ट और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं हटा दे, विशेष रूप से गर्दन जैसे जले हुए क्षेत्रों। बिल्कुल ये तो करना ही चाहिए, अगर कोई जल जाता है तो उसने कुछ पहन रखा तो हटा दो। यदि आवश्यक हो तो दर्द से राहत के लिए दर्द निवारक दवाएं ले, बिल्कुल पेन किलर्स लेनी चाहिए अगर उसको ज़्यादा पेन हो रहा था। जले को चिपकने वाली पट्टी से ढकें, चिपकने वाली पट्टी से ढकें, ये कैसा? ये तो कॉमन सेंस है भाई, कोई आदमी जल रखा है उसको ऐसे चिपकने वाली पट्टी से थोड़ी चिपका दोगे। जले हुए व्यक्ति को और अधिक हानि से बचाएं, बिल्कुल सही बात है, बचाएं। तो इसमें देखो डिफरेंट यही लग रहा है, ऑप्शन 3, जले हुए आदमी को पट्टी थोड़ी चिपकाओगे। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। उसके बाद में 68, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक्स। देखो डायूरेटिक्स जहाँ वर्ड दिख जाए तो डायूरेटिक्स एक तरह का, एक तो ड्रग है, पहली बात तो ये कैसा ड्रग है, और इसका काम क्या होता है? डायूरेटिक्स, बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो जैसे जिनका कंपटीशन है, उनको एकदम से वेट कम करना है, तो वेट कम करने के लिए वो डायूरेटिक्स की दवाएं ले लेते हैं। उससे क्या होता है, अपना यूरिन का प्रोडक्शन है ना वो बढ़ जाता है, अपनी बॉडी से जो पानी की मात्रा है ना वो कम होने लग जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल सही बात है, यूरिन बढ़ाएगा जब भी तो पानी, और टेम्परेरी वेट रिडक्शन, तो पानी जब बॉडी से निकलेगा तो वेट तो जाहिर सी बात है कम होगा। और फिर दे रखा है मास्किंग एजेंट फॉर ड्रग्स। देखो ये टर्म समझो आप, ये टर्म क्या कह रही है। मास्किंग एजेंट क्या होते हैं? मास्किंग एजेंट होते हैं, मान लो बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो बैंडेड सब्सटेंस होते हैं, उनको ले लेते हैं कंपटीशन पे, जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले लिया, वो ले लिया। तो ये जो डायरेटिक्स होता है, ये मास्किंग एजेंट का काम ऐसे करता है। आपने इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझो, आपने अल्कोहल पी रखी, दारू पी रखी है, तो अगर आप डायरेटिक्स उसके ऊपर से ले लोगे तो ये क्या करेगा, उस दारू के प्रभाव को कम कर देगा। कम कैसे कर देगा कि आपका चेकअप होगा, आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा ना, तो उस ब्लड के सैंपल में अल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम दिखाई जाएगी।
अगर आप नॉर्मल पी के वैसे चेक करवाते हो ब्लड सैंपल तो आपकी अल्कोहल की मात्रा पूरी दिखाएगा, लेकिन डायरेटिक्स ले लिया उसने तो उसके इफेक्ट को कम कर देता है। तो खिलाड़ी क्या करते हैं, जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले लिया, बीटा ब्लॉकर्स ले लिए, ये ले लिया, अब ये लेने के बाद में ऊपर से ये डायरेटिक्स के दवाइयाँ और ले लेते हैं। फिर उनसे क्या होता है कि उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। इम्पैक्ट वैसे परफॉर्मेंस तो बढ़ती है उनकी, लेकिन इम्पैक्ट ब्लड में वो कम कर देता है। कैसे कि भाई जैसे जांच होगी तो जांच के अंदर उसकी कम दिखाएगा। तो ये मास्किंग एजेंट का काम करते हैं एक तरह से, इसको बोलते हैं मास्किंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये मास्किंग एजेंट फॉर द ड्रग, ये कौन सा था 68। हाँ तो ये मतलब तीनों बात इसमें 60, तीनों बात इसमें क्या है, सही है, ऑल आर करेक्ट, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। 69 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजरमेंट। मेजरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं इसमें से भाई, पास इन इंडिविजुअल पेपर, स्कोर बाय ए रिसर्चर, टेम्परेचर इन डिग्री, स्कोर गिवन बाय एग्जामिनर आफ्टर इवेल्युएशन द आंसर बुक। देखो ये तो मेजरमेंट है, ठीक है, ये लास्ट वाला तो सही है। टेम्परेचर इन डिग्री, डिग्री का मापन, ये तो एक तरह से टेम्परेचर तो उसकी यूनिट हो गई ना। स्कोर बाय रिसर्चर, पास इन इंडिविजुअल पेपर, देखो आरपीएससी ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है पास इन इंडिविजुअल पेपर, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगना चाहिए, क्योंकि मेज़रमेंट का पार्ट नहीं है पूछा इसने। तो डिग्री, टेम्परेचर और मेज़रमेंट का पार्ट, अच्छा ये तो एक यूनिट हो गई ना ये तो उसकी एक तरह से, सो इस पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए। बाकी आरपीएससी ने इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट माना है। आगे चलते हैं। मास्किंग एजेंट मैंने बता ही दिया, मास्किंग डायरेटिक्स मास्किंग एजेंट का काम करती हैं एक तरह से, मतलब कि उनके इम्पैक्ट को कम कर देती हैं। देखो ये दे रखा है, इन स्पोर्ट्स मास्किंग एजेंट इज़ यूज टू हाइड द प्रिवेंट डिडक्शन ऑफ बैंड सब्सटेंस और इलीगल ड्रग्स लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड और स्टिमुलेंट्स। डायरेटिक्स आर द simplest form of masking agent and work by enhancing water loss by urine। कहने का मतलब ये क्या है कि आपने ड्रग ले लिया और उसके बाद डायरेटिक्स ले लिया तो उसके ड्रग के बॉडी में उस ड्रग को दिखाएगा ही नहीं, बहुत कम दिखाएगा। अगर आपका ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा तो उसमें बताएगा कि आपने वो ड्रग ली नहीं है। उनके इम्पैक्ट को वो कर देता है कम, परफॉर्मेंस तो बढ़ाता है लेकिन इम्पैक्ट इन द सेंस ब्लड में उसके इम्पैक्ट को कम कर देता है वो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। रसल लेंज स्किल टेस्ट इज ए स्किल टेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। देखो रसल लेंज जो टेस्ट होता है ना, ये स्किल टेस्ट है वॉलीबॉल का है ये। इसमें दो बैटरी आइटम होते हैं, तो एक तो होता है बॉलिंग और एक होता है सर्व, दो बैटरी टेस्ट होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटर प्रोसीजर फॉर टैकलिंग ए मोटर टास्क इज नोन एज। देखो मोटर प्रोसीजर क्या होता है, जैसे मोटर स्किल्स होती हैं, मोटर स्किल्स को जहाँ पे भी मोटर वर्ड दिख जाए ना तो उसका मोटर स्किल का मतलब समझना, आदमी उड़ता है, बैठता है, चलता है, कोई भी काम वाम करता है तो छोटे मोटे उसके मूवमेंट होते हैं, तो वो मूवमेंट एक तरह से उसके मोटर स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोटर स्किल एक तरह से उसकी, एक तरह से जैसे कोई खिलाड़ी कबड्डी खेल रहा है और कबड्डी में वो रेड देने जा रहा है और वो एकदम से डुबकी मार के निकल जाता है वहाँ से, तो ये डुबकी मारना उसकी एक टेक्निक हो गई ना। ये भाई स्किल और टेक्निक एक ही बात है, तो इसको मोटर टास्क जो हो गया वो टेक्निक से रिलेट कर गया, और इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रखा है, आप यहाँ देखिए। मोटर प्रोसीजर फॉर ए मोटर टास्क और टेक्निक इज ए स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स इन डिजाइन टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखो ये रहा, मोटर स्किल आर द मूवमेंट्स और बॉडीज मेक टू परफॉर्म डेली फंक्शंस। देखो ये मोटर स्किल होती है। मोटर स्किल मतलब कि आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लिख रहे हो, बात कर रहे हो, ये सारी मोटर स्किल हैं। जहाँ पे मोटर स्किल वर्ड आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना, आपके दैनिक जीवन में जो भी आप काम काज करते हो वो आपके मोटर स्किल को दर्शाती हैं। और जैसे मोटर स्किल भी दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होती है फाइन मोटर स्किल।
फाइन मोटर स्किल वो होती है, इसके अंदर छोटे छोटे मूवमेंट किए जाते हैं। आप लिख रहे हो हाथ से तो आपकी उंगलियां हिल रही हैं, ये छोटा सा काम हो गया एक तरह से ही। तो ये फाइन मोटर ग्रोस मोटर स्किल, आप स्क्वाट्स लगा रहे हो तो आपके पूरे पैर, हिप्स, ग्लूट्स से आपका क्वाड्रिसेप्स मसल्स भी सारी जो काम कर रही हैं, तो ये ग्रोस मोटर स्किल हो गया एक तरह से। उसके बाद देखते हैं, तो मोटर स्किल एक तरह से टेक्निक को रिप्रेजेंट करती हैं। 72, क्वेश्चन नंबर 72, ड्यूरिंग द फार्टलेग मेथड ऑफ ट्रेनिंग व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ हार्ट रेट पर मिनट। देखो फार्टलेग मेथड है ना, ये एक तो फार्टलेग जो ट्रेनिंग दी जाती है एंडोरेंस के लिए दी जाती है, एंडोरेंस बढ़ाने के लिए। और फार्टलेग जो मेथड दिया था ना वो गोस्ता ओल्मर ने दिया था, गोस्ता ओल्मर। और ये दिया कब था, 1937 में। ये भी काफ़ी एग्जामों में आता है। तो इसमें इसकी हार्ट रेट की कितनी होनी चाहिए पर मिनट, ऐसे पूछ रहा है ये। तो इसके अकॉर्डिंग फार्टलेग मेथड के अकॉर्डिंग जो आपकी हार्ट रेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 140 से 180, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी